करेंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दिल्ली में लाल किले के पास कार में धमाका, 8 लोगों की मौत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जताया दुख। पीएम ने केंद्रीय गृह मंत्री से बात कर ली घटना की जानकारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली धमाके को लेकर आज आला अधिकारियों के साथ करेंगे अहम बैठक। अमित शाह ने घटनास्थल का दौरा करने के साथ ही अस्पताल में घायलों से की मुलाकात। जांच में जुटी सुरक्षा एजेंसियां, कई राज्यों में अलर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से भूटान की 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। भूटान के चौथे राजा जिग्मे सिंगिया वांगचुक की 70वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में होंगे शामिल। भूटान के प्रधानमंत्री से भी करेंगे मुलाकात। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान शुरू। 20 जिलों की 122 सीटों पर हो रही है वोटिंग। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। और जम्मू कश्मीर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अंतर्राष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़। फरीदाबाद से भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियारों का जखीरा बरामद, कई गिरफ्तार। विदेशी हैंडलर्स के संपर्क में था गिरोह। और आइए सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की। आपको बता दें, नई दिल्ली के व्यस्त इलाकों में से एक लाल किले के पास कल शाम एक कार में हुए धमाके में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। अस्पताल में भर्ती 3 घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। कार धमाके के बाद अब खासतौर से एफएसएल यानी फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर गहन जांच में जुटी है। तमाम साक्ष्यों को जुटाने का काम किया जा रहा है ताकि इस धमाके के असल कारणों का पता लगाया जा सके। आपको बता दें कि यह धमाका मेट्रो स्टेशन के पास रेड लाइट पर आकर रुकी एक कार में हुआ, जिससे आसपास कई गाड़ियों में आग लग गई। इलाके में भगदड़ मच गई। ये कार हरियाणा नंबर की थी। पुलिस ने लाल किला और आसपास के इलाकों को सील कर दिया है। दिल्ली में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धमाके के बाद की स्थिति पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात कर स्थिति की जानकारी ली। आपको बता दें कि धमाके के बाद अगर बात की जाए सुरक्षा के, न सिर्फ कड़े इंतजाम बल्कि तमाम जो एजेंसियां हैं वो सघन जांच में जुटी हुई हैं। इसके पीछे का जो असल कारण है वो जानने की लगातार कोशिश की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज जो हैं वो लगातार खंगाली जा रही हैं। और हमने देखा था किस तरीके से यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने घटनास्थल का दौरा किया, जो लोग घायल हुए हैं अस्पताल में भी उन्होंने हाल जाना था। 8 लोगों की अब तक मौत की जो पुष्टि है वो की गई है। साथ ही 3 लोगों की स्थिति अभी गंभीर बनी हुई है। ना सिर्फ राजधानी दिल्ली बल्कि कई ऐसे राज्य जहां पर अलर्ट घोषित कर दिया गया है। ब्लास्ट के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने घटनास्थल का दौरा किया और स्थिति की जानकारी ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह न सिर्फ प्रधानमंत्री को सारी स्थिति की जानकारी उन्होंने दी, इसके साथ साथ घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति की सारी जानकारी वहां से उन्होंने ली। साथ ही दिल्ली पुलिस आयुक्त और जो अन्य अधिकारी हैं, आला अधिकारी, उनके साथ बैठक की। इसके साथ ही घायलों से मुलाकात के लिए गृह मंत्री अमित शाह एलएनजेपी अस्पताल भी पहुंचे। उन्होंने घायलों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। तीन लोग जो कि जिनकी स्थिति अभी गंभीर बताई जा रही है इस पूरे मामले में, इसके साथ ही कई अन्य भी घायल, और उन्हीं से स्थिति पर उनसे बात की। गृह मंत्री अमित शाह ने उनका हालचाल जाना। इसके साथ साथ हमने देखा घटनास्थल पर भी पहुंचकर गृह मंत्री अमित शाह ने सारी जानकारी ली, आला अधिकारियों के साथ बैठक की।
आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी जो घायल हुए हैं उनसे हालचाल जाना गृह मंत्री अमित शाह ने। लगातार एजेंसियां जो कि सघन जांच में जुटी हुई हैं, कई लोग इस दौरान जो घायल हुए थे एलएनजेपी हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराया गया और यहां जाकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनका हाल जाना, स्थिति पर और जानकारी ली। साथ ही आपको बता दें अमित शाह ने एलएनजेपी अस्पताल में दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक भी की। हर स्थिति पर नजर बनाए हुए है सरकार और बीती रात भी हमने देखा था किस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री न सिर्फ घटनास्थल पर पहुंचे, अस्पताल में पहुंचे और उसके साथ आला अधिकारियों के साथ बैठक उन्होंने की। साथ ही गृह मंत्री ने अस्पताल के कर्मचारियों से भी इस दौरान मुलाकात की। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में हुए बम धमाके पर कहा कि इस घटना की हर एंगल से जांच की जा रही है। गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन के माध्यम से घटना की जानकारी दी गई है। अमित शाह घटना को लेकर आज गृह मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक भी करेंगे। धमाके की सूचना आने के बाद तुरंत ही माननीय प्रधानमंत्री जी का मुझे फोन आया था। उसके बाद प्राथमिक इंफॉर्मेशन लेकर मैंने प्रधानमंत्री जी को भी ब्रीफ किया है और कल एक बड़े सवेरे ही सीनियर लोगों की टीम के साथ गृह मंत्रालय में बैठक कर इसकी डिटेल जांच की जाएगी। हम सभी एंगल्स को ओपन रखकर सभी दृष्टि से जांच कर रहे हैं। तो हर एक एंगल से जांच की जा रही है। दिल्ली में हुए धमाके के बाद से देश भर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में दिल्ली और यूपी की सभी सीमाओं पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। फरीदाबाद और दिल्ली को जोड़ने वाले मार्गों पर लगातार जांच की जा रही है। इसके अलावा सभी महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। साथ ही देश भर के कई इलाकों में हाई अलर्ट है। विभिन्न जगहों पर लोगों को सतर्क करने के लिए सार्वजनिक घोषणाएं भी लगातार की जा रही हैं। और इस पर और ताज़ा जानकारी के लिए आइए सीधा रुख करते हैं। हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी हमारे साथ लाल किले से जुड़ गए हैं। अजीत, जानना चाहेंगे आपसे, आपने देखा कल शाम से लेकर रात तक की जो तस्वीरें हमारे सामने थी, आज सुबह की अगर बात की जाए किस तरह की जो तस्वीरें हैं, जो स्थिति है, वो फिलहाल आप क्या देख पा रहे हैं और क्या अभी भी जो एजेंसियां हैं किस तरीके से वहाँ जाँच में जुटी हुई हैं? बिल्कुल, देखिए हम पूरी रात यहाँ पर डटे रहे और हमने देखा कि जिस तरीके से यहाँ पर ब्लास्ट हुआ उसके बाद से लगातार जो है तमाम एजेंसियाँ जो है यहाँ पर पहुँच चुकी थी। एनआईए की बात की जाए, एनएसजी की बात की जाए या दिल्ली पुलिस की फॉरेंसिक टीम की बात की जाए, सभी एजेंसियाँ यहाँ पर पहुँच चुकी थी और रात भर यहाँ पर जो है वो एविडेंस यहाँ पर जमा किए गए। रात भर यहाँ पर जाँच पड़ताल चलती रही और पुलिस जो है तमाम जो वो सूत्र जो है वो जोड़ने की कोशिश यहाँ पर कर रही है कि किस तरीके से ये ब्लास्ट हुआ है, क्या कारण इसके पीछे है। और फॉरेंसिक टीम जो है वो पूरी रात यहाँ पर एविडेंस जो है वो जमा करती रही। सुबह सुबह हमने देखा कि फॉरेंसिक टीम ने दायरा काफ़ी बढ़ा दिया अपनी जांच का और आसपास से करीब 200 मीटर के दायरे में जो है वहाँ से तमाम एविडेंस जो है वहाँ पर फॉरेंसिक टीम जो है वो जमा करती हुई नजर आई। तो पूरी रात यहाँ पर तमाम एजेंसियाँ जो थी वो तैनात थी और लगातार यहाँ पर तमाम जो सबूत थे, तमाम जो एविडेंस थे वो यहाँ पर जमा किए जा रहे थे और कोशिश की जा रही थी कि जो तमाम ये घटना हुई है इसके सूत्र जो है वो खंगाले जाए, उसके सूत्र जो है जोड़े जाएं। जैसे कि जो जानकारी आई कि जिस तरीके से जो गाड़ी इसमें उपयोग हुई थी i20 वो जो है हरियाणा के नंबर पर रजिस्टर्ड थी और वहाँ के व्यक्ति ने जो है उसको सलमान ने जो है उसको पुलवामा की तारीख को उसको बेचा था, ये जानकारी सामने आई। उसके अलावा जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएं हुई हैं जिसमें कि जम्मू कश्मीर से अगर हम बात करें, लखनऊ से लेकर फरीदाबाद से लेकर गुजरात तक, इसमें तमाम तार जो है वो जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में विस्फोटक का मिलना, उसके बाद जो है जो AK-47 का लॉकर से मिलना, साथ ही जो डॉक्टर हैं दो उनका जो है केमिकल डॉक्टर्स हैं उनका जो है शामिल होना, मेडिकल डॉक्टर का
का इसमें शामिल होना, वो तो ये देखिए तमाम तार जो है उसको जोड़ने की कोशिश जो है यहाँ पर एजेंसियां कर रही हैं, तमाम सूत्र जो है खंगाल रही हैं, लेकिन लगातार पूरी रात जो है एजेंसियां यहाँ पर डटी रही, लगातार आला अधिकारी जो है यहाँ पर आते रहे, लगातार जाँच जो है उसको आगे बढ़ाते रहे। और न सिर्फ दिल्ली पुलिस हम कहें कि जो NIA के साथ साथ जो है फोरेंसिक की विशेष टीमें यहाँ पर लाई गई थी, सिल्वर डॉग यहाँ पर थे और लगातार पूरी रात यहाँ पर खोजबीन चलती रही। जिस तरीके से ये इतना बड़ा यहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ है उसको लेकर कई सवाल जो है खड़े हो गए हैं कि आखिर इतना बड़ा ब्लास्ट कैसे हुआ, और जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में तमाम चीज़ें सामने आई हैं, तमाम आतंकी नेटवर्क जो है वो सामने आए हैं, तो इसको लेकर भी पुलिस जो है या सुरक्षा एजेंसियां जो है वो तमाम सूत्र खंगाल रही हैं कि कहीं ये जो आतंकी नेटवर्क जो सामने आया है उससे तो इसके तार नहीं जुड़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से तमाम 3-4 राज्यों में तमाम आतंकी गतिविधियाँ जो है वो पकड़ी गई, वहां पर उसको लेकर यहाँ पर सूत्र जोड़ने की कोशिश की जा रही है, सूत्र खंगाले जा रहे हैं। कई टीमें जो है वो तमाम राज्यों में रवाना हो चुकी हैं, सुरक्षा एजेंसियों की, जांच एजेंसियों की, और वहां पर भी ये तमाम सूत्र तमाम स्तर पर जांच की जा रही है कि ये जो यहाँ पर जो ये ब्लास्ट हुआ है कहीं उसके सूत्र पुलवामा से या फिर लखनऊ में जो लेडी डॉक्टर पकड़ाई वहाँ पे, या फिर जम्मू कश्मीर से लेकर या फिर गुजरात में जो डॉक्टर्स जिनकी गिरफ्तारी हुई है आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने पे, उनसे तो नहीं जुड़े हैं, क्या उनसे कोई इसका कनेक्शन तो नहीं है, और इसमें जो विस्फोटक उपयोग किया गया है या किस तरह का विस्फोटक था उसकी भी जांच जो है फॉरेंसिक स्तर पे की जा रही है। हालांकि देखिए जांच काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन अभी तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि या घोषणा जो है वो नहीं की गई है, उसका हमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इंटेंसिटी देखते हुए कहा जा सकता है कि एक बहुत बड़ा ये ब्लास्ट था, और जिसमें कि इसको कह सकते हैं कि एक तरीके से प्लान किया जा सकता है, जिस तरीके से आतंकी गतिविधियां होती है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी भी जांच एजेंसियां पूरी तरीके से पुख्ता सबूत जमा करेंगी, तमाम एविडेंस जमा करेंगी, और उसके बाद ही जो है तमाम सच्चाई जो है वो निकल कर सामने आएगी। लेकिन हमने देखा कि पूरी रात यहाँ पर जो एजेंसियां थी वो जांच में जुटी हुई थी, और सुबह तक जो है यहाँ पर फॉरेंसिक टीमें जो हैं वो एविडेंस को लेकर यहाँ से जा रही थी, यहाँ पे जांच जो है की जा रही थी। तो देखिए ये जो इतना बड़ा जो ये ब्लास्ट हुआ है ये ना सिर्फ पूरी इसने दिल्ली को बल्कि पूरे देश को दहला के रख दिया है, और ये जिस तरीके से ये ब्लास्ट हुआ उसके बाद से तमाम पूरे देश में जो एक तरीके से रेड अलर्ट जारी हो गया है। तमाम जो बड़े शहर हैं वहाँ पर लगातार जो है वहाँ पर जांच जो है वो शुरू हो गई है, वहाँ पर सुरक्षा बढ़ती जा रही है, और तमाम एजेंसियाँ जो है चौकस हो गई हैं, और कोई भी ऐसे सूत्र जो कहीं से भी अगर मिलते हैं एजेंसियों को जो इससे जुड़ते हैं, तो कोशिश की जा रही है कि तमाम स्तर पर जांच करने के बाद ही जो है कोई पूरी तरीके से जो है इस पूरे मामले का खुलासा जो है वो एजेंसियां हर एक एंगल से जो जांच है वो की जा रही है। और गृहमंत्री ने सीधे तौर पर यही कहा था कि कहीं भी हम देख पा रहे हैं जांच में कि अलग अलग एंगल जो निकल रहे हैं, और जैसा आप भी बता रहे हैं कि अलग अलग जो नेटवर्क हैं उनको जोड़ने की कोशिश यहाँ की जा रही है कि आखिर क्या ये तमाम जो लोग हैं एक दूसरे से किस तरीके से जुड़े हुए हैं। लेकिन जो खासतौर से जिस कार में धमाका हुआ उसकी गुत्थी भी माना जा रहा है कि जल्दी सुलझा ली जाएगी, क्योंकि कई बार जिस तरीके से उसकी खरीद फरोख्त हुई है तो अपने आप में कहीं ना कहीं वो भी परिस्थिति संदिग्ध नजर आ रही है अभी तक। बिल्कुल देखिए पिछले हमने देखा कि एक दिन पहले ही जो है किस तरीके से इतनी बड़ी संख्या में विस्फोटक, इस मात्रा में विस्फोटक जो है वो बरामद होता है, हथियार बरामद होते हैं, आतंकी गतिविधियों में लिप्त लोगों की गिरफ्तारी होती है, और उसके ही उसी दिन या उससे दूसरे दिन जो है इतना बड़ा जो है ब्लास्ट वो हो जाता है। तो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है, और कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों को भी कई सवाल खोजने होंगे कि आखिर ये कैसे हुआ इतना बड़ा हादसा। अभी हम आपको दिखाते हैं कि अभी अधिकारी यहाँ पर कुछ बोलने आए हैं, शायद वो कुछ कह रहे हैं, हम सीधे बात कराने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर आप सीधे बात करने की कोशिश करते हैं, शायद कुछ जानकारी साझा की जाएगी। अभी अधिकारी शायद कुछ बात करने हैं, यहाँ पर पीछे आए हुए हैं, आपको सीधे दिखाते हैं कि क्या कह रहे हैं अधिकारी यहाँ पर। जी यहाँ पर पुलिस के अधिकारी यहाँ पर आए हैं, कुछ जानकारी वो साझा करना चाहते हैं, और तमाम मीडिया देखिए यहाँ पर वो यहाँ पहुँचा हुआ है। सीधे हम आपको वो जानकारियाँ बताएंगे, क्या जानकारी वो साझा करना चाहते हैं। हम हैं, इधर भी बुला लेना।
तो लाल किले पर हमारे संवाददाता जो हैं मौजूद हैं और जैसा बता रहे हैं कि वहाँ पर ये पहली बार कोई अधिकारी बिल्कुल यहाँ पर घटनास्थल पर सामने आए हैं, जो कि चहलकदमी जो है वो नज़र आ रही है। जांच एजेंसियां जांच में जुटी हुई हैं। फिलहाल और क्या कुछ जो जानकारी है वो अभी हम यहाँ पर लेंगे अजीत से, लेकिन जिस तरीके से अभी तक जो तमाम जानकारी निकल कर आई है, खासतौर से इस हादसे में करीब 8 लोगों की मौत हो चुकी है और उसके साथ साथ 3 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। और फिलहाल खासतौर से अगर देखा जाए जिस तरीके से तमाम एजेंसियां जांच में जुटी हुई हैं और अभी भी अजीत बता रहे थे कि जो पुलिस के अधिकारी हैं वो वहां पहुंचे हैं, जाहिर तौर पर लगातार प्रयास यही किया जा रहा है कि खासतौर से सीसीटीवी जो हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण इसमें माने जा रहे हैं। उनका जो वीडियो होगा और उस पर जिस तरीके से देखा गया था कि जिस कार में धमाका हुआ, कैसे उसकी जो गति है, जो स्पीड है वो धीरे धीरे कम होती है, फिर अचानक से उसमें धमाका होता है। लेकिन इस कार की जो अगर बात की जाए खासतौर से खरीद बिक्री की भी हम बात करें, वो काफ़ी है जो कि अपने आप में संदिग्ध है। और अलग अलग जगहों से, क्योंकि लगातार आतंकी नेटवर्क पर जिस तरीके से भारत की एजेंसियां हैं वो लगातार प्रहार कर रही हैं, क्या उसी बात की खींच हम मान सकते हैं जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया हुआ है। हालांकि अगर बात की जाए जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अब कुछ देर बाद माना जा रहा है कि और जो जानकारी मिलेगी इस पूरे मामले में वो साझा करेंगी। लेकिन फ़िलहाल अगर देखा जाए तो इस दौरान हमने देखा था कि जो कई लोग घायल हुए हैं वो एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती हैं, जिसमें 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। और इसके साथ साथ हर एक पहलू की, हर एक एंगल से जांच की जा रही है, क्योंकि एक दिन पहले जिस तरीके से आतंक विरोधी हम अगर देखा जाए जो गिरफ्तारियाँ होती हैं और उसके बाद इस तरीके से कार में धमाका होना, जो कि सीधे तौर पर अपने आप में एक संदेश देता है कि क्या वाकई आपस में एक जुड़े हुए हैं इनके तार या नहीं, इस पर फिलहाल जांच की जा रही है। और दिल्ली में हुए इस धमाके पर दुख जताते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि दिल्ली में हुए विस्फोट में मारे गए लोगों के परिजनों और मित्रों के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती हूँ। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूँ। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है। एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने लिखा, दिल्ली में हुए विस्फोट से बहुत दुख हुआ। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति हार्दिक संवेदना और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में हुए इस धमाके पर दुख व्यक्त करते हुए लिखा है कि दिल्ली में हुए विस्फोट में अपनों को खोने वालों के प्रति संवेदना, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। प्रभावित लोगों की सहायता अधिकारी कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी और अन्य अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। और आपको बता दें, इस धमाके के बाद से देश भर के हवाई अड्डों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। ऐसे में हवाई अड्डे पर चेकिंग के दौरान यात्रियों को असुविधा ना हो, इसके लिए आकाशा हवाई कंपनी ने एडवाइजरी जारी की है। यात्रियों से अपील की गई है कि प्रस्थान से कम 3 घंटे पहले हवाई अड्डे पर पहुंचें ताकि चेक इन और बोर्डिंग की प्रक्रिया सहज बनी रहे। इसके अलावा यात्रियों को बोर्डिंग से पहले दोहरी सुरक्षा जांच से गुजरना होगा, जिसके लिए यात्रियों से वैध सरकारी फोटो पहचान पत्र साथ में रखने की भी अपील की गई है। दिल्ली के लाल किले के पास कार में हुए धमाके के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक तस्वीर वायरल हो रही है। इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस तस्वीर को दिल्ली धमाके की बताकर फैलाया जा रहा है, लेकिन इस वायरल तस्वीर की सच्चाई कुछ और ही है। पीआईबी की फैक्ट चेक यूनिट ने इस दावे का खंडन किया है और स्पष्ट किया है कि यह तस्वीर दिल्ली धमाके की नहीं बल्कि लेबनान में 2024 में हुए एक धमाके की है। पीआईबी ने किसी भी पोस्ट को साझा करने से पहले विश्वसनीय और आधिकारिक स्रोतों से इसकी जाँच करने का आग्रह किया है। और बुलेटिन में फिलहाल हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद बेमिसाल बेमिसाल। MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी, MDH। बढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। 80 करोड़ लोगों
लोगों को मुफ्त राशन की सौगात है। एक नहीं, दो नहीं, ये 5 साल तक की बात है। मुफ्त में आपको अन्न मिलेगा, हर परिवार हर मंथ मिलेगा, कहीं भी किसी भी राशन की दुकान से मिलेगा। ये मोदी की गारंटी है। जी हाँ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 1 जनवरी 2024 से आने वाले 5 सालों तक गरीब और अंत्योदय परिवारों को हर माह मुफ्त राशन मिल रहा है। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत DD न्यूज़ पर। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी फेज की वोटिंग सुबह 7 बजे से भारी सुरक्षा के बीच शुरू हो गई है। आज बिहार में 20 जिलों के 122 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दूसरे फेज के चुनाव में 1302 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें बिहार सरकार के 12 मंत्रियों की साख दांव पर है। मतदान के लिए 45,399 बूथ बनाए गए हैं। इनमें 4,109 बूथों को संवेदनशील घोषित किया गया है। संवेदनशील बूथों पर शाम 4 और 5 बजे तक वोटिंग होगी, जबकि अन्य बूथों पर शाम 6 बजे तक मतदान होगा। नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। दूसरे फेज में आपको बता दें, राज्य के 3.70 करोड़ मतदाता उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। इधर वोटिंग को देखते हुए भारत नेपाल सीमा पर निगरानी बढ़ा दी गई है। बॉर्डर को आज रात तक सील किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव में अंतिम चरण की वोटिंग को लेकर बिहार के मतदाताओं से वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। उन्होंने एक्स पर लिखा कि बिहार विधानसभा चुनाव में आज दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग है। सभी मतदाताओं से मेरा निवेदन है कि वे इसमें बढ़ चढ़कर भागीदार बने और मतदान का नया रिकॉर्ड बनाएं। पहली बार वोट देने जा रहे राज्य के अपने नौजवान साथियों से मेरा विशेष आग्रह है कि वे खुद तो मतदान करें ही, दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। और भाजपा नेता संजय जायसवाल सुबह सवेरे पश्चिम चंपारण में एक मतदान केंद्र पर पहुंचे, जहां उन्होंने अपना मतदान किया। साथ ही उन्होंने जनता से बढ़ चढ़कर वोट डालने की अपील भी की। तो दूसरे चरण के लिए जो वोटिंग है वो शुरू हो चुकी है। सभी से अनुरोध है कि चरण में 75% से ऊपर मतदान अवश्य करें। आपके मतदान की शक्ति है, जिसके कारण बिहार के प्रत्येक गरीब जनता को यह सब सुविधाएं मिल रही हैं। इसलिए सभी से अनुरोध है कि मतदान अवश्य करें। पिछले चरण में 8% से ज्यादा महिलाओं ने मतदान किया है। इस बार उससे भी ज्यादा बेहतर ढंग से मतदान होगा। बिहार बहुत ही उत्साहित है। वहीं सुपौल जिले के जिलाधिकारी सावन कुमार ने कोसी कॉलोनी के मतदान केंद्र पर सबसे पहले आकर मतदान किया और पहले मतदान फिर जलपान का संदेश दिया। DD न्यूज़ ने सुपौल के जिलाधिकारी से बातचीत की। पहले मतदान, उसके बाद जलपान, और इसका संदेश सुपौल जिले के जिलाधिकारी सावन कुमार ने खुद दिया है और उन्होंने पहले आके सुबह 7 बजे यहाँ मतदान किया है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। क्या संदेश है? जिस प्रकार से मैंने स्वयं पहले अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है, मैं अपने जिले के समस्त मतदाताओं से अनुरोध करूंगा, आप शीघ्र अपने बूथ की ओर प्रस्थान करें। 7 बज चुके हैं और वहां पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और साथ ही साथ आपके घर के जितने भी सदस्य हैं उनको भी अपने नज़दीकी मतदान केंद्र पर ले जाए और उनके मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। और क्या तैयारी रहेगी पूरे दिन के मतदान की? पूरे तरह से विधि व्यवस्था पूर्णतः शांतिपूर्ण रहेगा। चारों तरफ हम लोग कंट्रोल रूम, सभी जगह पुलिस व्यवस्थाएं की गई है। नागरिकों से अनुरोध है, जितने भी हमारे मतदाता है, भय मुक्त वातावरण में आप अपने मतदान केंद्र पर जाइए और अच्छे से मतदान कीजिए और इस लोकतंत्र के उत्सव को, महापर्व को काफ़ी उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाइए। सर, वेबकास्टिंग की सुविधा सारे मतदान केंद्र? हर एक बूथों पर वेबकास्टिंग की सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं, सभी जगह कैमरे काम भी कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ सुपौल के जिलाधिकारी, जिन्होंने सुबह सुबह
पहले आके मतदान किया है और उसके बाद वो जाके जलपान करेंगे, इसका संदेश उन्होंने दिया है। कैमरामैन संजय जैना के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, सुपौल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से भूटान के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी भूटान के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। पीएम मोदी कई विकास योजनाओं की शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही भूटान के चौथे राजा की 70वीं जयंती को समर्पित समारोह में शामिल होंगे। पीएम मोदी की यात्रा भारत भूटान के संबंधों को आगे बढ़ाने में मददगार साबित होगी। आप देखिए एक खास रिपोर्ट। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर जाएंगे। प्रधानमंत्री भूटान के महाराजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक से मुलाकात करेंगे। पीएम भूटान के अपने समकक्ष शेरिंग तोब्गे से भी मिलेंगे। ये यात्रा दोनों देशों के आपसी विश्वास, सद्भावना और एक दूसरे के प्रति सम्मान के रिश्ते को और मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगी। भूटान ने जब पहली बार डिप्लोमेटिक रिलेशंस किसी देश के साथ स्थापित किए थे तो भारत पहला देश था 1968 में, और तब से कुल मिला के पिछले 50, 55, 57 वर्षों में रिश्ते समय के साथ साथ गहरे हुए हैं। इसके कई बिंदु हैं। दोनों देशों के बड़े नेताओं में बहुत फ्रीक्वेंट एक्सचेंजेस होते हैं। प्रधानमंत्री भारत और भूटान द्वारा संयुक्त रूप से विकसित 1020 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना पुनात सांगछू सेकंड का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री भूटान के चौथे राजा जिग्मे सिंगिये वांगचुक की 70वीं जयंती को समर्पित समारोहों में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री थिम्पू में ताशी छोड़जोंग में प्रार्थना करेंगे, जहां हाल ही में भारत से भेजे गए भगवान बुद्ध के पिपराहवा पवित्र अवशेषों को रखा गया है। पीएम वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव में भी हिस्सा लेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी के चौथी बार यहाँ थिम्पू में भूटान में जो आगमन हो रहा है, हम लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है। चौथी बार आना ये बहुत बड़ी बात है। ये सोचना कि भूटान में वो फिर से आ रहे हैं और बार बार आ रहे हैं, इसका मतलब भूटान दिखाता है कि ये दोनों देश बहुत सच्चे और अच्छे मित्र हैं। साझा आध्यात्मिक विरासत और गर्मजोशी भरे संबंध भारत भूटान साझेदारी की पहचान है। प्रधानमंत्री की ये यात्रा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने और आपसी हित के क्षेत्रीय और व्यापक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगी। भूटान की इन वादियों में भारत भूटान सहयोग एक नई दिशा ले रहा है। ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल से लेकर हाइड्रो पावर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा साझेदारी के न सिर्फ आयाम तय कर रही है, बल्कि रफ्तार को भी एक नई दिशा दे रही है। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ निखिल सिंह, डीडी न्यूज, थिम्फू।